हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैन पर स्वागत है। गाइस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की एक नए टॉपिक की। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आवेशन की विधियां क्या थी, वो सारी चीजें हम लोगों ने अध्ययन किया था प्यारे बच्चों। आज की क्लास में आज की जो टॉपिक रहने वाली प्यारे बच्चों वो कूलाम का नियम है। बिल्कुल आज की टॉपिक क्या रहने वाली प्यारे बच्चों, कूलाम का नियम। आज हम लोग क्लास के दौरान कूलाम के नियम का अध्ययन करेंगे। कूलाम के नियम के बारे में पूरी डिटेल से बहुत अच्छी सी क्लास लेने वाले हैं प्यारे बच्चों। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके प्यारे बच्चों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कूलाम का नियम, सबसे पहले कूलाम के नियम को समझने के लिए कुछ बातें होती हैं, उनको हम समझते हैं। कूलाम के नियम के लिए सबसे पहले अगर हमारे मन में जैसे ही कूलाम का नियम आता है तो वहां हमको सबसे पहले समझना होगा कि कूलाम के नियम के लिए स्थिर बिंदु आवेश वर्ड का यूज किया जाता है, या तो हम कहते हैं बिंदु आवेश का यूज किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है पहले बच्चों? बिंदु आवेश। तो अभी मैं अगर डायरेक्टली कूलाम का नियम बताना स्टार्ट करूं तो यार आपके मन में ये आएगा ना कि बिंदु आवेश किसे कहते हैं। तो पहले मैं बिंदु आवेश आपका क्लियर कर देता हूं, तब आऊंगा कूलाम के नियम के पास। ध्यान से देखिएगा, बिंदु आवेश, आखिर बिंदु आवेश है क्या, ये क्वेश्चन है। बिंदु आवेश, पहले आपको यही क्लियर करा देते हैं बिंदु आवेश किसे। कोई भी आवेश बिंदु आवेश तब होता है यदि मान ले जैसे कि ये कोई आवेश Q1 है और ये कोई आवेश क्या है, Q2 है। ये कोई आवेश Q1 है और ये कोई आवेश क्या है, Q2 है। यदि इनके बीच की जो दूरी है, ये इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी r, इनके परिमाण की तुलना में, इनकी परिमाण की तुलना में ये अधिक होना चाहिए। r इज ग्रेटर देन Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 का परिमाण याद रखिएगा, मैंने कहा Q1 एंड Q2 का परिमाण की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों। यदि ये r आपका अधिक है इनके परिमाण की तुलना में, तब तो ये दोनों आवेश बिंदु आवेश कहलाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तब वो बिंदु आवेश नहीं कहलाएंगे। आइए एक एग्जाम्पल हम आपको और बनाते हैं, या एक फिगर और बनाते हैं, तब आपसे पूछते हैं कि यार बताओ बिंदु आवेश कौन सा है। देखो जैसे मैंने कहा ना कि एक फिगर मैंने मान लिया कि यहाँ बना लिया, एक आवेश यहाँ रख दिए Q1 एंड एक आवेश यहाँ रख रहे हैं Q2 है, ठीक। फिर उसके बाद हमने कहा कि ये हमारा फिगर नंबर 1 है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फिगर बनाते हैं। नेक्स्ट फिगर में क्या बना लेते हैं, यहाँ पर भी आवेश वही है Q1 एंड ये कोई आवेश कौन सा है, Q2 है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, ये कोई आवेश Q1 है, ये कोई आवेश क्या है, Q2 है। इनके बीच की भी दूरी r है ना। फिर अगला फिगर बनाते हैं प्यारे बच्चों। अगला फिगर ये कुछ है कि ये Q1 आवेश हो गया, फिर उसके बाद ये जो है हमारा कौन सा आवेश हो गया, Q2 आवेश हो गया। यहाँ भी दूरी r है, ठीक। उसके बाद प्यारे बच्चों एक फिगर और बना लेते हैं, आपको समझ में आ जाए अच्छे से, इसलिए प्यारे बच्चों। तो मैंने कहा कि ये एक बिंदु आवेश ये हो गया और ये कोई एक बिंदु आवेश ये हो गया, इनके भी बीच की दूरी r है। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि आप क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, फिगर 1 में जो बनाया गया वो बिंदु आवेश है, कि फिगर 2 में जो बनाया गया वो बिंदु आवेश है, कि फिगर 3 में जो बनाया गया है वो बिंदु आवेश है, या फिगर 4 में जो बनाया गया वो बिंदु आवेश है। बोलो प्यारे बच्चों, आप किसको बताओगे बिंदु आवेश? मैंने क्या बताया कि यदि बीच की जो दूरी r है, यदि बीच की दूरी जो r है वो ज्यादा हो इनके परिमाण की तुलना में। अच्छा आप बताओ, यहां हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये जो पहला फिगर है, ये पहला फिगर बिंदु आवेश हो सकता है, पहला फिगर बिंदु आवेश हो सकता है, क्योंकि इनकी परिमाण अगर हम देखना चाहे प्यारे बच्चों तो वो लगभग इतना है और ये इतना है। तो परिमाण की तुलना में यहाँ दूरी अधिक है, इसलिए ये हमारा जो ये पूरा के पूरा फिगर नंबर 1 बना है ये बिंदु आवेश है। पर अगर हम यहाँ देखें, यहाँ इनकी जो परिमाण r है वो केवल यहाँ से लेके यहाँ तक का है, यानी इनकी दूरी यहाँ परिमाण r की जो है r कम है इनकी तुलना में। प्यारे बच्चों देख रहे हो, आवेश के जो परिमाण है वो इनसे कहीं न कहीं ज्यादा है। यार यहाँ Q1 और Q2 का जो परिमाण है वो ज्यादा है r से, इसलिए ये बिंदु आवेश नहीं होगा, ये बिंदु आवेश नहीं है प्यारे बच्चों। सेम वही कंडीशन यहाँ देख रहे होंगे कि हाँ यार r कम है, r कम है किससे, Q1 एंड Q2 से, तो ये भी बिंदु आवेश नहीं होगा। पर यहाँ देखो ये r हमारा ज्यादा है, r हमारा ज्यादा है Q1 एंड Q2 से, इसलिए ये बिंदु आवेश है। बोलो अब आप बात समझे। पहले आप मुझे ये बताइए, बिंदु आवेश क्लियर हुआ
कि बिंदु आवेश किसे कहते हैं। यदि दोनों आवेशों की बीच की दूरी अधिक हो उनके परिमाण की तुलना में, तो ऐसे आवेशों को हम बिंदु आवेश कहते हैं। और कूलाम का नियम केवल प्यारे बच्चों बिंदु आवेश के लिए लागू होता है और किसी भी आवेश के लिए नहीं लगा सकते। कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए होता है। उम्मीद है कि आपको बिंदु आवेश क्लियर हुआ होगा। अब हम अगर पूछे कि कूलाम का नियम किसके लिए लगा सकते हैं, तो फिगर नंबर 1 के लिए कूलाम का नियम लग सकता है, फिगर नंबर 4 के लिए लग सकता है। फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 बिंदु आवेश नहीं है, तो हम कूलाम के नियम को इसको नहीं लगाएंगे। तो बिंदु आवेश आपका क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। चलिए अब हम बात कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। पहले अगर हम बात करें इनकी स्टेटमेंट को लिख दें, तो स्टेटमेंट क्या है उसे ध्यान से समझिएगा। प्यारे बच्चों ये देखिए, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी इनके बीच जो लगने वाला बल है प्यारे बच्चों, जो आप F से दिखा रहे हो, ध्यान से देखना, इनके बीच जो लगने वाला बल F है, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात इनका गुणनफल जितना ज्यादा होगा प्यारे बच्चों, उतना ज्यादा इनके बीच बल लगेगा। तो पहले लाइन से अगर हम स्टेटमेंट निकालें प्यारे बच्चों, तो F प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, Q1 एंड Q2 समीकरण नंबर 1। बोलो, यह प्रोपोर्शनल Q1 एंड क्या हो गया, Q2 हो गया। ये बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। यह प्रोपोर्शनल क्या हो गया, Q1 एंड Q2, क्योंकि इनके परिमाण कौन थे प्यारे बच्चों, Q1 एंड Q2। तो कह रहा ना इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि इनके परिमाण को हम बढ़ाते हैं, इनके परिमाण को बढ़ाए तो बल भी बढ़ जाएगा, इनके परिमाण को घटाया जाए तो बल भी घट जाए। यानी कहते हैं कि अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो वैसे वैसे अगर दूसरा भी बढ़े, तो दोनों में जो रिलेशन होता है उसे हम अनुक्रमानुपाती का रिलेशन बताते हैं। उन्हें हम क्या बताते हैं, अनुक्रमानुपाती का रिलेशन बताते हैं। तो ये हो गया F प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2। साथ में क्या कर रहा है यार, देखो साथ में कर रहा है कि इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी कौन है, R है। इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है उल्टा रिलेशन, यानी आप बढ़ोगे तो हम घटेंगे, हम घटेंगे तो आप बढ़ोगे। तो व्युत्क्रमानुपाती कह रहा, तो व्युत्क्रमानुपाती का कहने का मतलब है कि F प्रोपोर्शनल 1/, उल्टा कर दिया गया, 1/r² समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। बोलो यहां तक बात क्लियर हुई। एक बार यहां से देखिए, इनके परिमाण के गुणनफल के अनुपाती, तो भैया F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती F प्रोपोर्शनल 1/r²। दोनों को हम मिलाते हैं, अगर दोनों को मिलाएंगे तभी तो कूलाम का नियम तैयार होगा प्यारे बच्चों। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से, ध्यान से देखना, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 क्या कह रहा है, देखिए दोनों को मिलाते हैं तो क्या हम ये लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल Q1 क्या, Q1 Q2 बाई r²। बोलो यहां तक क्लियर हुआ। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे। एक कांस्टेंट क्या लगाने वाले प्यारे बच्चों, F इक्वल टू क्या आ जाएगा, K। एक कांस्टेंट यूज किया K, Q1 Q2 बाई r²। बोलो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r²। जहां ये क्या है, K क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। K क्या है हमारा प्यारे बच्चों, अनुक्रमानुपाती नियतांक। तो कुछ हमारा ऐसा हो जाने वाला, क्या देखो ध्यान से देखना, यहां क्या हो जाएगा, जहां K अनुक्रमानुपाती नियतांक है, क्या है प्यारे बच्चों, अनुक्रमानुपातीय नियतांक, या हम कह दे कूलाम नियतांक, अनुक्रमानुपातीय नियतांक, या हम जिसे कह दें प्यारे बच्चों कूलाम नियतांक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम नियतांक कहते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू होती K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी आंकिक मान होता है 9 × 10⁹ क्या होता है प्यारे बच्चों, 9 × 10⁹। ध्यान देना है, केवल इस बात को आपको याद रखना है। इसकी मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। मन में जरूर चल रहा होगा यार, सर तो जान रहे हो, लिख दे रहे हो कूलाम स्क्वायर, क्या इसका मात्रक हम लोग कैसे जानेंगे, भाई थोड़ी देर और रुक जाओ मेरे बच्चों, या तो जानना है तो जान लो कैसे आया। ध्यान से देखो,
यहां से मुझे k का मात्रक निकालना था, तो k का मात्रक निकालने के लिए प्यारे बच्चों इनका गुणा कर दिए, तिरछा गुणा करने के बाद ये भाग ये हमारा पक्षांतर कर दिए, तो कुछ इस प्रकार मिलेगा प्यारे बच्चों। यहां से k का मात्रक निकालने के लिए हम लोग यूज किया fr का वर्ग। fr का वर्ग कहां से है? क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका गुणा इनसे किया हूं, ठीक। फिर उसके बाद ये गुणा में थे तो ये आ गए भाग में, ये आ गए भाग में। अब आप मुझे बताओ f का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? न्यूटन। r का मात्रक क्या होता है? दूरी की मात्रक है, सॉरी मीटर, तो मीटर हो गए वर्ग, अपान में q1 q2, तो यार q1 q2 तो हमने कुलाम पढ़ा था, तो कुलाम का वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हम लोग k का मात्रक वहां निकाल के रखे हैं, ठीक। ये रहा k का मात्रक। तो आपको ये स्टेप यहाँ पर नहीं समझना है, ये स्टेप अभी हम लोग बाद में बात करेंगे प्यारे बच्चों कि क्या है क्या नहीं, इसलिए मैंने इसको नहीं बताना चाहा। पर अब क्या हम जहां k है उस k के प्लेस पे ये वैल्यू रख सकते हैं? बिल्कुल रखा जा सकता है प्यारे बच्चों। क्या आएगा? f इक्वल टू जहां k है वहां अगर ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 एंड q2 बाई r का वर्ग। ये रहा प्यारे बच्चों हमारे कूलाम के नियम, ये रहा कूलाम का नियम। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है विद्युतशीलता, किसकी? निर्वात की। तो ये भी नोट कर लेते हैं यार, ये भी नोट कर देते हैं भैया कि एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। एफ पहले इसको कहते क्या है? एफ साइलेंट, एफ साइलेंट जीरो कहो या नॉट कहो प्यारे बच्चों, जो भी इच्छा कहे, तो एप्सिलॉन नॉट या इसे जीरो भी कहा जा सकता है, एप्सिलॉन जीरो कह सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है प्यारे बच्चों? निर्वात की, जो कि क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की क्या है प्यारे बच्चों? विद्युतशीलता है। बोलो, निर्वात की क्या है? ये विद्युतशीलता है, ठीक। अच्छा इसका मान कितना होता है प्यारे बच्चों? इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 गुणित 10⁻⁻12। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। अभी कैसे इसकी मात्रक आई, कैसे इसका मान आया, सारी चीजें हम लोग बता रहे हैं। पहले यहाँ केवल इतना नॉर्मली समझना था कि कूलाम के स्टेटमेंट में जो चीजें आई थी वो चीजें क्या है, क्या और क्या है। भी आगे सारी बातें बताऊंगा कि k की वैल्यू यार 9 × 10⁻9 कैसे आया और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये कैसे आया। पहले यहां तक बताइए, अभी तक समझ आ रहा है? एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं क्योंकि अब हम लोग पेज बदलने वाले हैं और उस पेज पे हम लोग सीखेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे आया, एप्सिलॉन नॉट की बीमा कैसे आई और k की वैल्यू कैसे आई, वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। पहले ये चीजें तो क्लियर करके चले कि ये चीजें क्लियर है कि नहीं है। देखो भैया हमने क्या कहा, आपको इतना समझना है कि दो ठो बिंदु आवेश है। क्या है? दो बिंदु आवेश है। वो दो बिंदु आवेश एक Q1 है, एक क्या है? Q2 है। अब भैया ये कुछ दूरी पे है, वो दूरी बहुत अधिक होना चाहिए। दूरी क्या होनी चाहिए? बहुत अधिक होना चाहिए। किनकी तुलना में? इनके परिमाण की तुलना में। अच्छा तो इनके बीच बल लगेगा, और जो बल लगेगा प्यारे बच्चों वो किस पे डिपेंड होगा? तो वो कूलाम ने बताया कि इनका जो परिमाण है, इनका जो परिमाण का मतलब है प्यारे बच्चों कि यानी यहां 2 कूलाम है और यहां 3 कूलाम है, तो 3 दूना 6, तो जो बल लगेगा उनके परिमाण के गुणनफल के अनुपाती, मतलब जितना इनका परिमाण है उनका जो गुणनफल आएगा अगर वो ज्यादा आता है तो लगने वाला बल ज्यादा होगा और कम आता है तो लगने वाला बल कम होगा। जैसे यार हमने यहां 2 और 3 रखा था, अगली बार मेरा मन आया तो यार 2 के बजाय मैंने 4 रख दिए और 3 के बजाय हमने कहा कि 4 रख लो। अब आप देखो 4 चौके 16, तो लगने वाला बल 16 हो गया और इससे पहले लगने वाला बल 6 ही था। तो वही चीज तो उन्होंने बताया कि भैया परिमाण के गुणनफल के अनुपाती, तो F प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2। फिर दूसरे में उन्होंने बताया कि जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि दूरी बढ़ाओगे तो लगने वाला बल घट जाएगा, F प्रोपोर्शनल 1/r²। दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों को कंबाइन किया तो F प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2 अपन r² है। अच्छा इस प्रोपोर्शनल को हटाया तो एक कांस्टेंट यूज किया, उस कांस्टेंट को हम कूलाम नियतांक या अनुकूलानुपाती नियतांक कह सकते हैं। F इक्वल टू k Q1 Q2/r²। फिर उसके बाद क्या है यार, k की वैल्यू क्या होती है? k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसकी वैल्यू गणित में 9 × 10⁻9 होता है, जिसे हम आंकिक मान कहते हैं। इसका मात्रक ये रख दिया गया। अब जहां k था उस k के प्लेस हम लोगों ने ये चीज रख दिया, तो यहां से एक वर्ड नया आ गया एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या था प्यारे बच्चों? निर्वात की विद्युतशीलता।
अब आखिर विद्युतशीलता क्या होती है वो ध्यान से समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम आते हैं इनके। विद्युतशीलता का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जैसे विद्युतशीलता क्या होता है वो समझते हैं। तो पेज को चेंज कर लेते हैं तभी समझ आते हैं ना। अब देखो विद्युतशीलता क्या है। अभी आप लोगों ने दो बिंदु आवेश रखा था, ठीक, एक बिंदु आवेश Q1 है और दूसरा वाला बिंदु आवेश Q2 है। ध्यान से, एक बिंदु आवेश Q1 है और एक बिंदु आवेश Q2 है। ये यार जब वायु में रखा गया, कहां पर है, वायु में। अब इनके बीच वायु है और कुछ भी नहीं है, तब लगने वाला बल, तब लगने वाला बल ये है F। अच्छा, इनके बीच की दूरी उस समय R है, वही सेम दूरी ही है, न तो आवेश का परिमाण बदला है न तो दूरी बदली है। ये Q1 है, वही चीज जो ऊपर रखा गया है, और ये हमारा Q2 है। ठीक, ध्यान से देखना, यहां वायु न होके अब ये दोनों आवेश किस में रख दिए गए प्यारे बच्चों, ये दोनों आवेश किस में रख दिए गए, जल में। किस में रख दिए गए, जल में। तो ध्यान से देखना, अब जब दोनों आवेश को आप लोगों ने जल में रखा तो यहां बीच में वायु आ रहा था, यहां बीच में कौन आ रहा था प्यारे बच्चों, यहां बीच में वायु आ रहा था, और यहां जो है बीच में कौन आ रहा है, जल आ रहा है। कौन आ रहा है प्यारे बच्चों, जल आ रहा है। कौन आ रहा है यार। अब क्या करना है, अब ये मुझे बताओ, तो यहां लगने वाला बल, यहां लगने वाला बल कुछ न कुछ अंतर आएगा। कैसे अंतर आएगा उसको समझो। अब हमने कहा कि हमको बॉक्सिंग करने आता है, आपको बॉक्सिंग करने आता है ना, पंच करने। हाँ, तो पंच करने आता होगा प्यारे बच्चों। क्या करना है कि मैंने कहा कि एक बार ये जो पंच है, आप नॉर्मल जो दीवार है, जो आपके घर का दीवार है, उसमें थोड़ा सा पुश करके देखिए, थोड़ा सा बल लगा के देखिए, तो आपको लगेगा ना कि यार मैंने अपना टोटल बल उस पे दीवार पे लगा पाया, और दीवार के द्वारा भी टोटल बल आपके ऊपर लगेगा न्यूटन के थर्ड नियम के अकॉर्डिंग। ठीक, अब वही दीवार यदि नदी का पुल हो, नदी का पुल आपने देखा होगा, कभी नदी में आपने नहाया होगा, तो नदी के जो पुल है, वो पुल का अंदर वाला जो दीवार है, वहां अंदर वाला दीवार मतलब जहां नदी है, जहां क्या है प्यारे बच्चों, नदी। सॉरी, एक मिनट में आपको बना ही दूं तो अच्छा रहे। क्या ये समझ लो प्यारे बच्चों, जल है। ठीक, और ये कोई दीवार है, ये कोई पुल की दीवार है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, ये कोई पुल की दीवार है, और ये कोई ईंट बना ऐसे उसमें बना है, तमाम डिजाइन प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, आपको समझना है। बाकी हम लोगों की कला बहुत स्ट्रांग नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक, ये ईंट के डिजाइन ऐसे बने हैं। अब एक लड़का है, अब एक लड़का जो है वो क्या करता है कि पढ़ा था कि विद्युतशीलता, सॉरी ये लड़का ही है। अब ठीक, ये लड़का ना, अब इसने क्या किया कि अपने हाथ से इस पे एक बार पंच किया है। क्या किया प्यारे बच्चों, एक बार ये अपने हाथ से इस पे पंच किया है। ठीक, इस पे पंच किया इस प्रकार, और वही लड़का एक बार जल में जाकर वही लड़का एक बार जल में जाकर क्या किया है, यहां पंच किया है। इसको लगा है कि यार यहां जो बल लगा रहे थे, यहां बल ज्यादा लग रहा था, और यहां बल क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो क्या ये लड़का बदल गया प्यारे बच्चों, या ये जो बल लगा रहा है वो बदल गया? दोनों नहीं बदले हैं, केवल बीच में आने वाला माध्यम बदल गया है प्यारे बच्चों। यहां बीच में जल आया है और यहां बीच में कौन आया है, वायु आया है। तो यही तो विद्युतशीलता है, यही क्या है, विद्युतशीलता। यानी दो आवेशों के मध्य, एक समझ लेना, ये आवेश Q1 है और ये जो पुल है वो आवेश क्या है, Q2 है। तो Q1 एंड Q2 के बीच आने वाला माध्यम चाहे वायु हो चाहे जल हो, आने वाला माध्यम लगने वाले वैद्युत बल को प्रभावित कर दे, लगने वाले वैद्युत बल को कम कर दे, उन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। बताओ, क्लियर हो गया विद्युतशीलता क्या होता है प्यारे बच्चों? अब तो कोई डाउट नहीं रह गया ना यार। एक बार हम लोगों ने यहाँ पर बल लगाया तो जल हम लोगों को रोकेगा, जल हमारे पंच को क्या करेगा, रोकेगा। तो रोकेगा तो बल कम होगा ही नहीं होगा। तो सेम वही चीज होता है विद्युतशीलता, यानी आवेशों के मध्य रखा गया वह माध्यम, या आवेशों के मध्य आने वाला वह माध्यम जो वैद्युत बल को प्रभावित कर दे, जो वैद्युत बल को घटा दे या बढ़ा दे, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। ये चीजें समझ आई प्यारे बच्चों? तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं यार। ठीक,
अब हमने कहा था ना इसका मात्रक की बात करेंगे, इसकी बीमा की बात करेंगे, तो चलो इसकी मात्रक और बीमा की प्यार बच्चों बहुत ही बढ़िया है, ध्यान से देखना। हमने क्या कहा कि अभी हमने पढ़ा था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2 बाई आर स्क्वायर। एक बात याद रखना, इस समीकरण में जो ये 4 पाई है इनका कोई भी मात्रक नहीं होगा प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखना, क्योंकि ये संख्या है, ठीक। तो ये हमारे बेचारे, इनसे कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, ये मात्रकहीन है, इनसे कोई मतलब नहीं। तो क्या हमारा अगला इक्वेशन क्या बन जाएगा? अगला इक्वेशन बनेगा F इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक। अब हमको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यहां से चाहिए, तुम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इनका गुना इनसे, तो F का गुना किससे करोगे? एप्सिलॉन नॉट से, और किससे करोगे? आर स्क्वायर से, और इनका गुना इधर करोगे, क्या पाओगे? Q1 एंड Q2, Q1 एंड कौन मिलेगा? Q2। अब देखो मुझे इनका मात्रक चाहिए, तो इनको छोड़कर बाकी लोग को भेज दो परदेश, जब ये लोग परदेश जाएंगे तो बटे में हो जाएंगे ना, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q1 एंड Q2। ये लोग आ रहे हैं बटे में लटकने, यहाँ एफ आर स्क्वायर। देखो अब भैया ये जो हमारा सूत्र आया है, यही सूत्र से हम इनका मात्रक, यही सूत्र से इनकी बीमा, सारी चीजें निकालने वाले। चलो यार देखो, अब बताओ यहां से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा? बोलो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालने के लिए पहले Q1 का मात्रक लिखना पड़ेगा। Q1 का मात्रक हमने पढ़ा है कुलाम होता है, Q2 का भी मात्रक कुलाम होता है, तो कुलाम गुणे कुलाम हो गए। अच्छा यफ का मात्रक तो न्यूटन होता है, आर दूरी का मात्रक मीटर, वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दो। अच्छा कुलाम से कुलाम का गुणा करोगे तो कुलाम स्क्वायर पाओगे, प्रति मिलेगा, क्या मिलेगा पहले बच्चों? प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये रहा इनका मात्रक। देखो आज के समय में ट्रेंड चला है कि इनको ऊपर ले जाते हैं, तो इनको ऊपर ले जाएंगे तो क्या रखेंगे? ध्यान से देखना, या ये जो न्यूटन है ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, पावर इसका चेंज हो जाएगा, और ये जो मीटर है ये भी जाएंगे तो ये भी चेंज हो जाएंगे, पावर -2 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे भी इसके मात्रक को लिखा जा सकता है। तो इसका मात्रक क्या हो गया? कुलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बात आई सर आपने बोला था एप्सिलॉन नॉट की बीमा भी निकालना बताएंगे, तो चलो बिल्कुल बता रहे हैं प्यारे बच्चों। देखो एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या, एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगी? ध्यान से देखना, यहां से एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा है वो Q1 और Q2 की जो बीमा होगी, और एफ स्क्वायर की बीमा क्या होगी? तो देखो यार यहां से हम बात कर रहे हैं, इस वाले सूत्र से यहां बात हो रही, तो Q1 की बीमा क्या होगी? अब हमने पढ़ा Q1 की बीमा होती है AT, एम्पियर गुणे सेकंड से ना, और फिर Q2 है, Q2 भी वही हो जाएगा AT, ये दोनों की डायमेंशन हमने लिख लिया, फिर पूरे की बटे, फिर यफ है, यफ की बीमा तो हम लोग जानते होंगे, MLT पावर -2, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर है, तो यल के पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सारे चीज को ऊपर लेके जाओ, पहले आप मुझे बताओ, यम ऊपर जाएगा तो पावर यहाँ 1 है, ये ऊपर जाएगा तो पावर इसका -1 होगा। अब देखो यार 2 और 1 मिलके 3, यल के पावर 3 हुआ, ऊपर गए तो यल के पावर क्या हो गया? यल के पावर -3 हो। अब देखो ये -2 है, इनको ऊपर ले जा रहे हो तो एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 पहले ही से है, ये 2 मिलके क्या हो गए? 4 हो गए, और ये a के पावर 1 मिलके क्या हो गया? a के पावर 2। तो भैया इनकी बीमा तो आ गई है, बीमा की कहानी खत्म हो गई। बीमा क्या आ गई? एम इनवर्स एल के पावर -3। अच्छा इनका सर आपने मान निकालना बताने वाले बोले थे, चलो ठीक बेटा मान भी निकाल लो, मान निकालने में ज्यादा टाइम हम लोगों को नहीं लगने वाला। देखो एप्सिलॉन नॉट का मान, आंकिक मान कैसे आया? तो देखिए सॉरी मान तरह नहीं है न ना, तो प्यारे बच्चों ये देखो ये ठीक, कैसे निकालेंगे? अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? एप्सिलॉन नॉट का मान, यहाँ कौन था? एप्सिलॉन नॉट की बीमा, ठीक। तो चलो हमने अभी पढ़ा कि जो k होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है ना।
बोलो ये k की वैल्यू 9 गुणे 10 घाते 9, ये नियतांक है, फिक्स है, बराबर 1/4। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। अब ये हमको निकालना है प्यारे बच्चों। तो जिसे हम लोग तिर्यक गुणा कहते हैं, तो तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे गुणा करके? देखो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, इनका गुणा इनसे करने वाले हम लोग। तो यार 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 4 गुणे 3.14 गुणे एप्सिलॉन नॉट, और इनका गुणा 1 से कर दी, 1 आ गया। इनमें सबको नीचे भेजना है, सारे लोग बटे में जाएंगे, केवल एप्सिलॉन नॉट यहाँ रहेगा। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आएगा 1/9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 4 गुणे 3.14, ये आ गए। अब देखो इनका गुणा करना है प्यारे बच्चों, ये 10 घाते माइनस 10 घाते 9 है, 9 चौके 36, 36 गुणे 3.14 करें, 36 गुणे 3.14, तो गुणा करोगे प्यारे बच्चों तो 113.04 पा रहे हो, देखना। तो क्या मिलेगा आपका अगला टॉपिक जो है प्यारे बच्चों, वो कुछ ही मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या मिलने वाला है 1/, क्या मिला है पूरा गुणा किए हो तो 113.04 गुणित 10 घाते 9। अब देखो ये 10 घाते 9 ऊपर जाएगा, तो 10 घाते जब 9 ऊपर जाएगा तो 10 घाते 9 -9 होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों 10 घाते 9 जो है वो हमारा -9 होगा, होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखना। अब देखो तो ये जब -9 होगा तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/(113.04) ये गुणे 10 घाते -9 हो गए। अब इन्हीं को भाग देना है, एक में 113.04 से भाग देना है, तो 1 भागे 113.04, तो कुछ ये आ रहा, देख लो 0.0008884 कुछ ऐसा आया, तो भाग दे नहीं पाया 0.00884 कुछ अप्रॉक्सीमेट 6-2 तो ये आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इस 4 को हम लोग 5 मान सकते हैं, इस 4 को हम लोग क्या मान सकते हैं प्यारे बच्चों 5 मान सकते हैं। और गुणे पहले ही 10 घाते -9 था, ध्यान से देखना। अब ये दशमलव हम राइट हैंड की तरफ ले जा रहे हैं, दाहिने तरफ लेके जा रहे हैं, तो यार दाहिने तरफ लेके जा रहे हो तो 1 2 3 अंक आगे ले जा रहे हो, तो 8.85, 3 अंक उधर ये लेके गए तो 3 अंक माइनस में बढ़ेगा, तो माइनस में 9 10 11 12, तो ये आ गए एप्सिलॉन नॉट का मान। बोलो कोई चीज अधूरा मैंने आपको नहीं छोड़ रहा हूं प्यारे बच्चों, जिन जिन चीजों की बात मैंने की थी, मात्रक बता दी आपको, मात्रक बता दिए, बीमा बता दिए, एप्सिलॉन नॉट का क्या है वो चीजें हमने बता दी प्यारे बच्चों। तो ये रहा हमारा विद्युतशीलता से जुड़ी हुई टॉपिक। अब आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि यदि जो ये आवेश है, जो हमारा बल है, सॉरी जो दो आवेश हैं जिनके बीच हम लोग बल निकाल रहे हैं, वो चीज कहीं पर और हो, क्या होगा, कुछ उनसे जुड़ी कुछ फैक्ट, ऐसी फैक्ट जो हम लोगों को स्ट्रांग बनाएगा प्यारे बच्चों, कहीं पर हम लोग जब कंपटीशन देने बैठेंगे तब। चलिए, तो ये बातें आपको समझ आई, ये बातें आपको समझ में आई है, ठीक। अगर आपको ये बातें समझ में आई है प्यारे बच्चों, तो आगे की भी बातें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है। चलो देखो, अब हमने क्या कहा, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है प्यारे बच्चों कि यदि दोनों बिंदु आवेश, ध्यान से देखना, यदि दोनों बिंदु आवेश, क्या हमने कहा, यदि दोनों बिंदु आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हो, किसमें प्यारे बच्चों, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में हो, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हो, कहाँ रखा हो, माध्यम में हो, तब क्या होगा बल। प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं, बहुत बढ़िया चीजें हैं ये, क्योंकि आप इस पे आपको न्यूमेरिकल्स बहुत मिलते हैं, बहुत ऑप्शनल बन जाता है, बहुत एमसीक्यू के संन्यास बनता होगा। तो क्या होता है, ध्यान से देखना, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाता है, तब उनके बीच जो लगने वाला बल होता है ना, उसका जो सूत्र बहुत प्यारा सा होता है, एफ माध्यम
अब यम यहाँ इसलिए माध्यम इसलिए लगाया गया कि माध्यम की बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों यफ माध्यम इक्वल क्या होगा, पहले आप बताओ, ये पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर ये तो वायु ही वाला है ना प्यारे बच्चों, अब जो आपने के परावैद्युतांक रखा है ना उसी से क्या करोगे, भाग दोगे। क्या करोगे, भाग दोगे। तो बनेगा सूत्र मिला जुला के F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो जो लगने वाला बल होगा वो बल का सूत्र हमारे पास ये होगा। ये हथियार रहने वाला प्यारे बच्चों, ये आज आपका ब्रह्मास्त्र है। कहीं न कहीं ये प्यारे बच्चों आप इसे भूलना मत, अभी और बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। इन सारी चीजों पे कल हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, जितने सूत्र आप पढ़ रहे लो। आगे अगर हम आगे बात करें, क्या कुछ और चीजें फैक्ट मिल सकती है, फैक्ट मिल सकती, कैसे आप बताओ मुझे। क्या मैं जो ये एफ माध्यम लिखा गया है, चलो मान लेते हैं एफ माध्यम इक्वल टू, ये जो चीजें लिखी गई हैं इतने को केवल ध्यान दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर को ध्यान दो, तो उसे हम एफ लिख सकते हैं। एफ वायु, वायु वाला बात आ जा रहा है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एफ बटे के, ये वायु के लिए है, एफ वायु। जब वायु में था तब लगने वाला बल यही चीज तो था, ये चीज तो ही एफ था ना प्यारे बच्चों, यही चीज था एफ, तो एफ बटे के हो गया। तो यार अब हमने एक नया सूत्र जान गया कि एफ माध्यम जो होगा वही होगा जो वायु में लगने वाला बल है, वायु में रखे आवेश के बीच लगने वाले बल को परावैद्युतांक से भाग दे दे तो माध्यम में रखे आवेश के बीच लगने वाला बल प्राप्त हो जाता है। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, वायु में रखे आवेशों के बीच लगने वाले बल को अगर हम परावैद्युतांक से भाग दे दें तो हमको माध्यम में रखे आवेशों के बीच लगने वाले बल का प्राप्ति हो जाता है। फिर बच्चों ये था आपका दूसरा टॉपिक या दूसरा चीज। अब हम कुछ और आगे बात करते हैं मेरे बच्चों, कुछ और चीजें जानते हैं कि क्या होता है। अब मन में चल रहा होगा कि परावैद्युतांक किसे कहते हैं, परावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो फटाक से प्यारे बच्चों पहली यही बना लो कि यार परावैद्युतांक है क्या। परावैद्युतांक अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, परावैद्युतांक, ठीक ना, तो परावैद्युतांक की बात करते हैं। आइए, तो परावैद्युतांक का सूत्र होता है, पहली बात इसे हम लोग के से व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों, के इक्वल होता है एफ अपान एफ साइलेंट नॉट। वो एफ क्या है और एफ साइलेंट नॉट तो आप जान ही रहे हो। ये है हमारा एफ है माध्यम की विद्युतशीलता। क्या है प्यारे बच्चों, माध्यम की विद्युतशीलता। क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है ये, ठीक, ये माध्यम की विद्युतशीलता है। और जो ये है ये निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता। बोलो ये क्लियर हो गई, निर्वात की विद्युतशीलता है। बोलो इतना बातें क्लियर है। तो क्या हम परावैद्युतांक को परिभाषित कर सकते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही तो परावैद्युतांक कहते हैं, इसकी कोई मात्रक नहीं होती, ना तो ये इसकी कोई बीमा होती है। तो यार परावैद्युतांक की परिभाषा क्या हो गई, एक बार बोलिएगा, आपको पता होना चाहिए। किसकी विद्युतशीलता का अनुपात है, माध्यम की विद्युतशीलता। क्या, माध्यम की विद्युतशीलता किसकी प्यारे बच्चों, माध्यम की विद्युतशीलता। और कौन है, निर्वात की, कौन है, तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। बोलो क्लियर हो गए प्यारे बच्चों, परावैद्युतांक किसे कहते हैं, बोलो, ठीक, इसकी कोई मात्रक बीमा नहीं होती। चलिए आगे बातें करते हैं।
ठीक, अब यही जो K परावैद्युतांक वाला पदार्थ है वो कुछ इस प्रकार हो जाए, ध्यान से देखना। अब कुछ ऐसी बातें जो कि और बढ़िया फैक्ट बनाती है हम लोगों को। हमने कहा कि एक बिंदु आवेश Q1 है और दूसरा कोई बिंदु आवेश क्या है, Q2 है। एक कोई बिंदु आवेश क्या है, Q1 है और दूसरा कोई बिंदु आवेश कौन है, Q2 है। मजे की बात यह है कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और इनके बीच की जो दूरी r है, इनके बीच की दूरी क्या है प्यारे बच्चों, r है। तो यार ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, प्रतिकर्षण करने वाले हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, प्रतिकर्षण। क्या करने वाले प्यारे बच्चों, प्रतिकर्षण। ये इधर की तरफ बल लगाएंगे और ये वाला इनको इधर की तरफ ढकेलेगा, ठीक। तो इनके बीच जो बल लगेगा वो कौन सा होगा, प्रतिकर्षण। इसका मतलब है कि यदि दोनों आवेश समान है, यदि दोनों आवेश समान है तो उनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा, चाहे वो आपका प्लस ही क्यों ना हो, क्यों माइनस ही क्यों ना हो, दोनों ही प्रतिकर्षण करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये क्या करते हैं प्यारे बच्चों, दूसरी बात ये है कि यदि ये एक आपका आवेश Q1 है और दूसरा आवेश क्या है, Q2 है, और एक आपका प्लस है, एक आपका क्या है, माइनस है, एक आपका प्लस है, एक आपका क्या है, माइनस है, तो अब क्या होगा जानते हैं आप, प्लस और माइनस। तो ये एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, ये इनको इधर की तरफ बल लगाएंगे, ये इनको इधर की तरफ बल लगाएंगे, ये इनको खींचेंगे, ये इनको खींचेंगे। इनके बीच जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, आकर्षित होगा या आकर्षण होगा, बोलो। यानी विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करने वाले हैं और सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने वाले हैं। ये बातें क्लियर हो गई। आगे कुछ और फैक्ट की बातें होती है हम लोगों की। यदि यदि हमने कहा कि इन दोनों आवेशों के बीच, यदि इन दोनों आवेशों के बीच, याद रखिएगा, एक आपका Q1 है और एक आपका क्या है, Q2 है, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, r है। इनके बीच की दूरी क्या है प्यारे बच्चों, r है। अब इन दोनों आवेशों के बीच जो हमने परावैद्युत पदार्थ रखा, जो हमने इनके बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा है, आपने भी पढ़ा था, इनके बीच जो हमने परावैद्युत पदार्थ रखा है प्यारे बच्चों, उसकी मोटाई क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। इसकी मोटाई क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, टी। इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी है, टी है। तब इनके बीच लगने वाले बल का सूत्र क्या होगा, तब इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, ध्यान से देखना। हमने क्या कहा कि अगर हमने कहा दो आवेशों के बीच टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए ना, हमने क्या कहा कि यदि दो आवेशों के मध्य टी मोटाई का कोई पदार्थ रखा जाए और जिसका परावैद्युतांक क्या हो प्यारे बच्चों, के हो, जिसका परावैद्युतांक के हो, तब उस कंडीशन में जो लगने वाला बल होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, उस बात को याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां सूत्र हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, ठीक। क्या हो जाएगा, जो बीच की दूरी r है, इसकी मोटाई t आप घटा दोगे तो r माइनस टी, r माइनस क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, प्लस t अंडर रूट k का स्क्वायर हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से तैयार होगा प्यारे बच्चों। ठीक, इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ये सूत्र तैयार होगा जब आवेशों के बीच जो परावैद्युत पट्टी रख रहे हो उसकी मोटाई क्या हो, टी हो, उसका परावैद्युतांक के हो, तो उस कंडीशन में सूत्र ये होता है। ठीक, क्या यहां तक आपकी बातें क्लियर हो गई प्यारे बच्चों। अब हम बनाते हैं एफ और आर के बीच में ग्राफ। एफ और आर के बीच में ग्राफ क्या है, हमने पढ़ा ना, अभी कूलाम के नियम पढ़ लिए। तो प्यारे बच्चों ये आपका अगला पॉइंट है, एफ व आर, बल और आर के बीच ग्राफ, आर मतलब दूरी के बीच ग्राफ। तो यार देखो आप क्या पाए अभी,
आप चाहे जो सूत्र निकाले हो वहां सूत्र क्या पाए हो, F प्रोपोर्शनल 1/r², यही पाए हो ना। यानी दूरी बढ़ाएंगे तो लगने वाला बल तेजी से घटता है और दूरी घटाते हैं तो लगने वाला बल तेजी से बढ़ जाता है। तो कुछ इसका ग्राफ हम लोग का ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना। यहाँ हमने कहा कि ये लाइन हमारी F को बता रही है। किसको बता रही है प्यारे बच्चों? F को। यानी जैसे ज्यों ज्यों हम ऊपर जाएंगे त्यों त्यों बल बढ़ेगा। और ये वाली लाइन हमारी बता रही है दूरी। तो जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे दूरी बढ़ेगी। ठीक, तो इनके बीच जो ग्राफ आया वो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग भैया इनके बीच जो ग्राफ मिला है वो कुछ यार आपका ऐसे मिला है। देखो इसका ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हम लोग दूरी बढ़ाते चले जा रहे हैं बल हमारा वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। वैसे वैसे बल हमारा घटता चला जा रहा है और जैसे जैसे दूरी कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे बल हमारा क्या होता है, बढ़ता चला जा रहा है। तो ये है F और R के बीच में क्या है, ग्राफ है। ठीक, तो इस प्रकार कुछ ऐसे पॉइंट थे प्यारे बच्चों जो कि आपको कहीं न कहीं एग्जाम में देखने को मिल जाता है या कहीं न कहीं कंपटीशन देने बैठते हो तो वहां मिल जाती हैं सारी चीजें। ठीक, ये सारी चीजें हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ी सी हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि हमने ये क्या कहा। हमने कहा ना कि यदि दोनों बिंदु आवेश के परावैक्तांक वाले माध्यम में हो तो उनके लिए क्या होता है कि जो परावैक्तांक होता है उसी से भाग दे दिया जाता है। अब इतनी सारी चीज जो अंडरलाइन की गई है वो वायु में लगने वाले बल का सूत्र है, तो हमने F वायु कह दिया बटे K कर दिए, यहाँ से F माध्यम का सूत्र मिल गया। फिर उसके बाद ये जो K है वो परावैक्तांक था। परावैक्तांक किसे कहते हैं? तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही परावैक्तांक कहते हैं। इसकी कोई मात्रक और बीमा नहीं होती। यहाँ हमने देखा कि दोनों आवेश अगर समान हो, दोनों आवेश हमारे सजाती हो तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और दोनों आवेश अगर विजाती हो तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। फिर हमने कहा कि यार दोनों आवेशों के बीच अगर टी मोटाई का कोई के परावैक्तांक पदार्थ रखे तब के लिए सूत्र क्या था, ये था। F और R के बीच एक ग्राफ आया। कूलाम के नियम के आधार पे एक कूलाम आवेश की परिभाषा, किसकी परिभाषा प्यारे बच्चों? एक कूलाम आवेश की परिभाषा। बिल्कुल आसान है, आज के बाद आप लोग भी बताना सीख लोगे। एक कूलाम आवेश की परिभाषा, आवेश की परिभाषा। नेक्स्ट टॉपिक हमारी ये है, एक कूलाम आवेश की परिभाषा। ठीक, चलो तो ये हमारी एक कूलाम आवेश की परिभाषा की टॉपिक हो गई। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखना कि एक कूलाम आवेश की परिभाषा क्या है। आपने अभी पढ़ा था F = K Q1 Q2 बाई R², यही पढ़े थे। यदि हम कहें कि यहां पर कंडीशन दें कि यदि R बराबर 1 हो, यदि R बराबर 1 हो और Q1 एंड Q2 बराबर, ध्यान से एक मिनट, यदि R बराबर क्या हो प्यारे बच्चों, 1 हो। ठीक, ध्यान से देखिएगा। हाँ प्यारे बच्चों देखो, यदि R बराबर 1 हो तथा Q1 Q2 बराबर 1 कूलाम हो तब उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो F किसके बराबर होगा। ध्यान से, K की वैल्यू 9 × 10⁻9 है, तब F किसके बराबर हो जाएगा, 9 × 10⁻9। कैसे? इनकी वैल्यू आप 1 रखोगे, इनकी वैल्यू 1 रखोगे, K की वैल्यू 9 × 10⁻9 है गुणे 1/1 का वर्ग, तो मिला जुला क्या पाओगे, 9 × 10⁻9। क्या एक कूलाम आवेश की परिभाषा बन रही है। ध्यान से देखना, हमने क्या कहा कि यदि ये क्या था, यदि R बराबर 1 मीटर, यदि दोनों आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो, यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से
1 मीटर की दूरी पर स्थित हो। यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और उनके बीच लगने वाला बल कितना हो, 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन का बल लगे, तो उस समय जो आवेश होता है वो 1 कूलाम आवेश होता है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि यदि दो बिंदु आवेश Q1 एंड Q2 एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं और उनके बीच लगने वाला बल 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन है, या हम कह दें कि एक आवेश दूसरे आवेश के ऊपर 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो वो दोनों आवेश 1 कूलाम के बराबर होंगे। तो बात समझे आप? तो 1 कूलाम आवेश की परिभाषा क्या हो जाएगी, एक बार बोल देना प्यारे बच्चों कि यदि दोनों आवेश यदि दोनों आवेश निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर हो, कहाँ हो प्यारे बच्चों, 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तथा वह एक दूसरे पर 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन का बल लगाए तो आवेश 1 कूलाम कहलाता है। तो आवेश 1 कूलाम होगा। बोलो, क्या इतनी बात क्लियर होगी प्यारे बच्चों? ये रही 1 कूलाम आवेश की परिभाषा। ठीक, ये रही हमारे 1 कूलाम की परिभाषा। आइए कुछ और बातें, बस थोड़ी बहुत बातें। वो क्या है, जैसे मैंने कहा कि 2 प्रोटॉन हो गए, एक ये हो गया, ये प्रोटॉन हो गया और एक प्रोटॉन ये हो गया। अब हमने कहा प्यारे बच्चों कि बताओ यदि दोनों प्रोटॉन हैं और दोनों के बीच की दूरी r है, ठीक। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ दोनों प्रोटॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल ज्यादा होगा कि इनके बीच जो लगने वाला बल वैद्युत बल ज्यादा होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा? यदि दो प्रोटॉन एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखा गया हो तो वैद्युत बल ज्यादा होगा, गुरुत्वाकर्षण तो क्लियर तो है वैद्युत बल ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा ये चीज हमको याद रखना है। तो इस कंडीशन में जो आपका Fe मतलब विद्युत बल और Fg मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये लगभग कितना हो जाता है, 10 घाते प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, 10 घाते कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, 36, 10 घाते 36 गुना। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो यानी हम कह सकते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, Fe इक्वल टू हो जाएगा Fg गुणे 10 घाते 36। यानी अगर हम दो प्रोटॉन के बीच की बात करें, तो जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल के 10 घाते 36 गुना के बराबर होता है, या इतना ज्यादा फर्क होता है प्यारे बच्चों। यदि यही अगर हम बात करें किसके बीच प्यारे बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन के बीच, किसकी बात करें, दो इलेक्ट्रॉन के बीच, तो अब हमारे पास यही एक Q1 नहीं है बल्कि क्या कर ले प्यारे बच्चों, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद यहाँ कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दूरी वही सेम दूरी है। अब हम बताया जाए कि यहाँ Fe और Fg क्या होगा, तो Fe बटे Fg इक्वल कितना होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, Fe बटे Fg कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 घाते 43। कितना हो जाएगा, 10 घाते 43। तो यहाँ क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा Fe इक्वल टू Fg गुणे 10 घाते 43। मतलब यदि हम बात करें किसकी बात करें प्यारे बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन की बात करें, यदि दो इलेक्ट्रॉन कुछ दूरी पे रखे गए हैं तो वहां जो विद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के
10 घाते 43 गुना ज्यादा लगता है। अब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए बचा है प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए 10 घाते 39 गुना होता है, बस यही अंतर है। यहां लिख लो लास्ट पॉइंट आपका। तो ये कुछ है, एक इलेक्ट्रॉन हो जाए और एक प्रोटॉन हो जाए, दूरी वही सेम है, तो दूरी यही है आपकी। अब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो इनके बीच जो लगने वाला बल विद्युत बल और ये गुरुत्वाकर्षण बल 10 घाते 39 गुना होता है। कितना? 10 घाते 39। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों तो एफ ई इक्वल टू आएगा एफ जी गुणे 10 घाते 39। इसका मतलब है विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल के 10 घाते 39 गुना होता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ये था। या इसमें हमने क्या सीखा? एक कूलाम आवेश की परिभाषा हमने सीखा। हमने क्या कहा कि यदि दो बिंदु आवेश Q1 एंड Q2 निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और ये वाला इन पे 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन का बल लगाए और ये भी उतना ही बल लगाए, तो उस समय आवेश 1 कूलाम के बराबर होता है। ठीक, वो चीजें यहाँ लिखी गई हैं। फिर हमने देखा कि यदि दो प्रोटॉन एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखा गया हो, उनके बीच लगने वाला विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना किया गया, तो पता लगा कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल के 10 घाते 36 गुना है। और दो इलेक्ट्रॉन के बीच देखा गया तो 10 घाते 43 गुना बढ़ के आया, और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की बात आई तो 10 घाते 39 गुना आया प्यारे बच्चों। इस प्रकार प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कूलाम की नियम से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन बनते होंगे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया है। केवल प्यारे बच्चों इस टॉपिक से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल कराने वाले हैं प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आज हमने जो पढ़ाया है प्यारे बच्चों वो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं पर डाउट रह गया होगा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। अगर क्लास आपको पसंद आता है तो आप दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।